चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैंने आईसीआर के थ्रू इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। वहाँ से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और बीटेक के बाद मैंने आईसीआर, जेआरएफ और गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक आई। और मैंने प्रीमियम इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहाँ से पीजी की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद मैंने IRI PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, जिसमें मेरी ऑल सेकंड रैंक आई और मैंने PhD में एडमिशन लिया। अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ, PhD थर्ड ईयर का स्कॉलर हूँ डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। जो आज का विषय दिया गया है इनसाइट फॉर ICR JRF ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इसमें कुछ किसान भाई भी जुड़े हैं। उनको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या रोल है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी फील्ड की सोइंग के लिए श्री गणेश करते हैं तो जो यंत्र का उपयोग करते हैं और जब अंत करते हैं उस समय जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियर द्वारा इजाद होता है। और इजाद उसी का उपयोग करके, जैसे कि प्लाइंग हो गया, सोइंग हो गया और हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग होता है, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियर द्वारा इजाद किया हुआ यंत्र रहता है। तो अब आते हैं एग्रीकल्चर का स्कोप और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर जब आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं या लेने वाले होते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि इसका क्या स्कोप है, और पेरेंट्स भी यही पूछते हैं जनरली कि इसका क्या स्कोप है आने वाले टाइम में। और बीटेक एग्रीकल्चर में जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट रहता है तो उसके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है कि हम बीटेक कर लेने के बाद क्या करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसके हायर एजुकेशन के लिए क्या स्कोप है और किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब जो इंडिया में मोस्टली प्रिफर करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसमें क्या स्कोप है। देन मैं प्राइवेट सेक्टर में भी बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में इसका क्या स्कोप है। तो हायर स्टडी की मैं अभी बाद में डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, जो इंडिया में मोस्टली प्रिफर करते हैं जॉब करना। तो उस सेक्टर में सबसे पहले जो इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन होता है, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो IAS के एस्पिरेंट हैं वो अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि UPSC का 3 टायर एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होती है और इंटरव्यू होती है। जो प्रीलिम होती है UPSC की, उसमें दोनों IAS के लिए और IFS के लिए सेम रहता है, बट जो कट ऑफ रहता है IFS के लिए वो IAS से ज़्यादा होता है। नॉर्मली हर ईयर वेरी करता है, जैसे प्रीवियस ईयर 1-1-2 था और हर ईयर वेरी करता रहता है। तो इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक CSAT का होता है और एक GS जनरल स्टडीज़ का होता है। तो जब इसमें जनरल CSAT का जो एग्जाम होता है उसमें केवल कट ऑफ क्वालिफाई करनी रहती है, और जनरल स्टडीज़ में उसमें जो IFS का होता है हाई स्कोर जाता है। तो जब प्रीलिम आप क्वालिफाई करते हैं तो जो एग्रीकल्चर का मेन एडवांटेज आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेंस में जो पेपर होते हैं वो 6 पेपर होते हैं। एक इंग्लिश का होता है और GS का होता है और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ये होते हैं। तो यहाँ पे आती है एग्रीकल्चर इंजीनियर का रोल। तो उसमें होता है 2 पेपर होते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेकंड। तो इसमें आप जो एग्रीकल्चर बीटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। जो स्टडी कर रहे हैं तो एडवांटेज मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है जो ऑप्शनल चूज करने में होता है। तो ऑप्शनल में ये होता है कि आप फॉरेस्ट्री चूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो एग्रीकल्चर से करते हैं वो फॉरेस्ट्री चूज नहीं कर सकते, उनको फिजिक्स लेना, केमिस्ट्री लेना, बायोलॉजी लेना पड़ता है। बट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए फॉरेस्ट्री होता है जो जल्दी सिलेबस कवर हो जाता है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो 200 मार्क्स के जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के होते हैं वो 400 मार्क्स के हो जाते हैं, और उसमें फॉरेस्ट्री के भी 200 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो कट ऑफ जाता है 700 के आसपास जाता है। तो आप इन 4 पेपरों में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मेंस के लिए आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जा सकते हैं। इसमें काफ़ी हमारे जूनियर भी यहाँ से IRI से भी हुए हैं। और ये तो रहा कि UPSC की बात करते हैं। अब बात करते हैं जैसे दूसरी जॉब के लिए जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर का रोल रहता है। तो असिस्टेंट इंजीनियर मोस्ट ऑफ स्टेटों में निकलता रहता है। अभी एग्रीकल्चर इंजीनियर का यूपी में भी निकला हुआ है, कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी इसका एग्जामिनेशन हुआ था, और पंजाब में भी निकलता है, तो अभी तमिलनाडु में भी निकला था। तो इसका काफ़ी असिस्टेंट इंजीनियर का काफ़ी पोस्ट निकलती रहती है, और ये 5400 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे रहती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है कि असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, रिपीटेटिव जॉब है। और एग्रीकल्चर इंजीनियर का और भी रोल है, जैसे AFO में जा सकते हैं, NSC में जा सकते हैं, FCI में जा सकते हैं। तो ये सब सेक्टर में एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। और जितनी भी इन सब जॉबों के बारे में बताया, ये UG बेस्ड जॉब है। आप UG BTech करते हैं तो आप ये जैसे कि IFS की तैयारी करते हैं तो GS स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का करिकुलम जो क्लास में चलता रहता है उसको फॉलो करते रहें, और GS और इंग्लिश की स्ट्रांग कर लें, और सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा UPSC में आप स्कोर कर सकते हैं, और रिपीटेटिव जॉब गेन कर सकते हैं। ये तो रही UG की बात की, जब आप UG लेवल पे किस किस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं या PhD कर लेते हैं, तो उसके बाद किस किस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि ARS होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, जिसमें आप PG के बाद कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मली PG चल रहा था, मे भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये PhD कर दिया जाए। तो ये भी 3 टायर एग्जाम होता है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जब आप BTech कर लेते हैं, MTech में जाते हैं, तो 3 ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग, सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड फार्म मशीनरी। तो तीनों में ARS आती है। अभी तो रेगुलरिटी नहीं रह गई है, बट ये जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। ये भी 6000 ग्रेड पे की जॉब होती है, तो काफ़ी अच्छी रिपीटेटिव जॉब है। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हैं। ये रही तो गवर्नमेंट की जॉब की बात में। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेजेस में आप कैंपस सिलेक्शन होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, और जैसे कि ट्रैक्टर कंपनी हो सकती है, आप जा सकते हैं जैन इरिगेशन में। इस सब में आप इंटरव्यू देके आप प्राइवेट जॉब गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की कि क्या स्कोप है हायर स्टडीज़ में, और कि कौन सा एग्ज़ाम दे। अगर BTech कर लिए हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं गेट होता है, और ICR JRF होता है, और कैट के लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी रहती है। कैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मली थोड़ा कैट के बारे में बात कर सकते हैं। कैट के लिए होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश के साथ साथ आप अगर मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो आप कैट की लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 कॉलेज आपका टारगेट होना चाहिए, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ। तो इसमें आप जब क्वालिफाई करते हैं तो परसेंटाइल बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है, फिर आप वहाँ पे उस एडमिशन ले सकते हैं, और इसका कैंपस सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं कि जो गेट और ICR की बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो गेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप या ICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि टॉप मोस्ट कॉलेज को आपको
एडमिशन लेना है। हमेशा ये टारगेट होना चाहिए कि हमें क्वालिफाई नहीं करना है, टॉप मोस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। यही ध्यान रखेंगे तो आप में एनर्जी बनी रहेगी और आप इस को अचीव कर सकते हैं। तो मैं अब बात करना चाहूँगा कि कैसे कब से स्टार्ट करें, कैसे करें और किन किन बिंदुओं पर फोकस करें। तो कैसे स्टार्ट करें, नॉर्मली जो गेट का या जेआरएफ का सिलेबस स्टार्ट होता है वो बीटेक के सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो बीटेक के सेकेंड ईयर में जो आप रहते हैं तो उसी से सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हो जाता है। सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, जो मेजर पोर्शन रहते हैं तो वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होना चाहिए। और जब आप फोकस कर रहे हैं जो टॉप कॉलेजेस के लिए, जैसे गेट के लिए है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बॉम्बे है, उस पर फोकस करें। और आईआईटी खड़गपुर है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर इंजीनियर के होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो और कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर बॉम्बे हो गया, और अपना एक अच्छा स्कोप रहता है आईएएस बेंगलोर में भी 6 ब्रांचें होते हैं, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर इंजीनियर एलिजिबल रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कब से स्टार्ट करने की हो गई। तो जब आप सेकेंड ईयर में रहें तो तब से स्टार्ट करें। और जब और कैसे करें, बात आती है कैसे करें। तो आपके पास किसी भी प्रिपरेशन के लिए उसका सिलेबस होना चाहिए, आपके पास उसका सिलेबस रहे और वो सिलेबस को आप डिवाइड करके तब प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं तो जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लिया था आईआरए में, तो मैं अब पूरा फोकस मेरा रहेगा कि जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो जेआरएफ का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले जेआरएफ के एग्ज़ाम के बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सब लोग जेआरएफ की एग्ज़ाम दिए थे तो 160 क्वेश्चन आते थे और 2.5 घंटे टाइम रहते थे। उसमें 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते थे। तो उसमें जो मेजर पोर्शन कवर होता है वो कवर होता है सॉइल वाटर, फूड प्रोसेसिंग एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का, फार्म मशीनरी। तो इसका जो इस पे है, इस पे ज़्यादा फोकस देने की नीड है। और भी पोर्शन जो कवर होते हैं, जैसे कि होता है कि सब मैथमेटिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और बेसिक कंप्यूटर, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ साथ जो मेन सब्जेक्ट है, इन बिंदुओं पे भी फोकस करना है जो रैंक लाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पहले, जैसे कि स्टार्ट करने से पहले, कि सबसे पहले फोकस होना चाहिए जो क्लास का करिकुलम हो रहा है उसमें सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक जो पढ़ाया जा रहा है थियरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। थियरी पार्ट जैसे कोई भी टॉपिक क्लास में स्टार्ट किया गया, पढ़ाया गया, तो उसको आके आप डीपली थॉरली कई बुक से प्रिफर करके उस बुक का थियरी पार्ट अच्छे से क्लियर करें। और क्लियर जब हो जाता है वो कॉन्सेप्ट, तो फिर आप न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएं। न्यूमेरिकल पार्ट में ये होता है कि आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कई बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और कॉन्फिडेंस होगा। फिर जब ये सब थियरी पार्ट कवर हो जाता है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक पे जाए। ऑब्जेक्टिव बुक पे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा। तो और जो आईसीआर जेआरएफ में आता है, जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो गेट की प्रिपरेशन करने से ये एडवांटेज है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अगर न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा तो इससे ये होता है जेआरएफ में 20 से 25 क्वेश्चन जो रहते हैं न्यूमेरिकली बेस्ड रहते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको काफ़ी इजीली हो जाएगा सॉल्व करने में और आप काफ़ी अच्छे क्या कहते हैं रैंक गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी बुक अवेलेबल हैं और उसमें सिलेक्शन करना काफ़ी टफ भी होता है। और जो मैंने बुक प्रिफ़र की उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो अच्छे बुक हैं, जो मोस्टली टॉप रैंकर रहते हैं, वो प्रिफ़र करते हैं।
तो नॉर्मली जो आपको मैं बताया था कि जैसे कि 3 से 4 यूनिट में आप पूरा होल सिलेबस को क्लासीफाई करेंगे, तो 3 मेजर सब्जेक्ट निकल के आते हैं, सॉइल वाटर के, फूड प्रोसेसिंग के एंड फार्म मशीनरी के। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि बेसिक कंप्यूटर के और मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स के लिए आप जो प्रेफर करें, जो 10th-12th में आप तैयारी किए होंगे, जो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, तो उस बुक को आप रिवाइज करें। जैसे मैंने तो आर.डी. शर्मा की बुक है, और जो फर्स्ट ईयर में स्टडी कराया जाता है, जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, तो उस समय वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो मैट्रिक्स से आ जाते हैं, कैलकुलस पार्ट से आ जाते हैं, और अलजेब्रा का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का काफ़ी पार्ट आ जाता है। तो इसके लिए जैसे कि आर.डी. शर्मा की बुक CBSE के स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो आप भी प्रेफर कर सकते हैं, या जो आपको अच्छी लगे कि इसमें दिया गया सिलेबस कवर हो जा रहा है, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ क्वेश्चन आता है, तो थ्योरी ऑफ मशीन के लिए RS खुरमी की बुक होती है। तो पूरा डीप स्टडी करने की नहीं, केवल वाली जो पार्ट कवर हो रहा है केवल उतने ही पोर्शन को आप कवर करें। सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में काफ़ी मोटी बुक होती है, तो आप उसको काफ़ी कवर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे जिसमें बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दिए गए हैं। तो उस पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं, और उससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं जो रिलेशनशिप बेस्ड रहते हैं, वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में जैसे कुछ रिलेशंस रहते हैं। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस JRF में पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स से प्रेफर करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है। और सॉइल फ्लूइड मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि विस्कोसिटी से रिलेटेड और न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी से रिलेटेड टॉपिक दिए हैं। उस पर यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे भी पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये बंसल की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये तो रही कि बेसिक्स बुक्स आप चाहते हैं जो मतलब जिससे कम पोर्शन कवर किए जाते हैं, बट इससे पूछे जाते हैं, रैंक में काफ़ी हेल्पफुल, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आपको प्रेफर करना ही होगा अगर अच्छी रैंक लानी है, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके जो है वो सॉल्व करने ही होंगे, तो अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। अब आते हैं मेजर पोर्शन पे, जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, जो NTA एग्जामिनेशन ले रहा है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया है, वो 2 घंटे का कर दिया गया है। और जो ये होगा कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। हम सब लोग के टाइम में ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था। तो अब आते हैं मेजर पोर्शन पे फार्म मशीनरी के लिए। तो फार्म मशीनरी के लिए जगदीश्वर सहाय की बुक काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें तीनों पोर्शन कवर हो जाते हैं, फार्म मशीनरी के, फार्म पावर के, रिन्यूएबल के। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर फार्म मशीनरी आप स्टडी करना चाहते हैं। इसके जितने भी चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और JRF में इसी से डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस नहीं रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिफर करेंगे और तैयारी करेंगे तो फार्म मशीनरी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और रिन्यूएबल पार्ट का जैसे कि आप और डीप स्टडी करना चाहते हैं तो JD राय की बुक होती है, उसमें सोलर से रिलेटेड जो चैप्टर है, पूरी बुक स्टडी करने की कोई नीड नहीं है। आप सोलर से रिलेटेड चैप्टर की आप स्टडी करें, उससे कुछ क्वेश्चन जैसे विंड स्पीड से क्वेश्चन, विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन जो है JD राय की बुक में दिया गया है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो KM सहाय की बुक सफिशिएंट है। उसमें ऑलमोस्ट जितना सिलेबस है कवर हो जाता है।
क्लीनिंग का है, ग्रेडिंग का है, रेफ्रिजरेशन का है, मिलिंग का है, स्टोरेज का, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, अगर उसको थारोली स्टडी कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा JRF के एग्जामिनेशन के लिए या गेट के लिए भी। अगर कॉन्सेप्ट के लिए रहेगा तो काफ़ी अच्छा है, और उसके जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। जैसे मॉइस्चर कंटेंट का ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ड्राई बेसिस है तो वेट बेसिस निकालने के लिए, वेट बेसिस है ड्राई बेसिस के पे निकालने के लिए। अब आते हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए जो बुक प्रेफर करनी है। वो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा AM माइकल की बुक होती है, इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। उसमें काफ़ी मोटी बुक है, तो पूरा बुक कवर करने की कोई नीड नहीं है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे इरिगेशन है और ड्रेनेज है, पंप है, बस ऑलमोस्ट कुछ ही चैप्टर कवर करने की नीड है, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और क्वेश्चन उतने ही आएंगे। अगर पूरी बुक आप स्टडी करने बैठ जाएंगे माइकल को तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा है तो फिर रिमेंबर भी रखवाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब ये तो रहा इरिगेशन पार्ट के लिए। हाइड्रोलॉजी पार्ट के लिए बात करते हैं तो के सुब्रमण्यम की बुक होती है। तो के सुब्रमण्यम में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है, हाइड्रोग्राफ है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। हाइड्रोग्राफ के तो छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, किसने दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है अगर हाइड्रोग्राफ चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे न्यूमेरिकल भी उसका न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है और थियरी पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों अच्छे से उसमें कवर करने की आवश्यकता है। और क्या कहते हैं, और अब बात करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए। सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए R सुरेश की बुक सफिशिएंट है, बट पूरी बुक स्टडी करने की नीड नहीं है। उसमें सॉइल इरोजन के जो पार्ट हैं और उसके कंट्रोल के पार्ट हैं JRF के लिए सफिशिएंट रहता है, और उसके जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये तो रही बात की है कि सब्जेक्टिव बुक के लिए। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करें। तो न्यूमेरिकल के लिए जो होती है संजय कुमार की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें तीनों मेजर पोर्शन कवर हो जाते हैं, जैसे फार्म मशीनरी के हैं, और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के हैं, और फूड प्रोसेसिंग के। तो इसमें काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ये गेट के लिए बहुत अच्छी बुक है, और साथ साथ JRF के लिए भी। इसमें आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिया गया है और न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो इसके सॉल्व क्वेश्चन और अनसॉल्व दोनों सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गेट और JRF दोनों के लिए। फिर उसके बाद दूसरी जो बुक प्रेफर कर सकते हैं, दास एंड मोहंती की बुक है। उसमें भी गेट पैटर्न पे ही न्यूमेरिकल दिया गया है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। जब आप थियरी पार्ट आपका कवर हो जाता है तो आप और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देन आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप करते रहेंगे तो मगअप जैसा हो जाएगा, आप कुछ दिन तक ही याद रहेगा और लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए पहले थियरी पार्ट, देन न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आइए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो बुक प्रेफर करने की आवश्यकता है, प्रीतम चंद्रा की बुक है। इससे काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है ICR JRF में, और इसको 3 से 4 बार रिवाइज करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आपके इसके सभी पोर्शन इसमें, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का दिया है, फार्मस, तो आप तीनों पार्ट को अच्छे से कवर करिए, और तीनों के क्वेश्चन एकदम याद होने चाहिए। जैसे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी रिपीटिशन रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। फिर आते हैं रावत निखाड़े की बुक। इसमें भी तीनों पोर्शन कवर किया गया। फार्म मशीनरी का काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर किया गया है। उससे जगदीश्वर साहब आप जो पढ़े रहते हैं, डीप स्टडी किए रहते हैं, मोस्टली उसी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो। और सॉइल वाटर इंजीनियरिंग का भी दिया गया है, और ये फूड प्रोसेसिंग का भी दिया गया है। और
काले एंड सूपे की भी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, वन लाइनर बुक है, इसको जेआरएफ के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और इसमें भी तीनों पोर्शन कवर किया गया है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो मोस्टली हर जगह नहीं कवर किया जाता उसमें दिया गया है, और काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो जेआरएफ के लिए ये सफिशियंट है। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जेआरएफ की या गेट की, तो आप एक 4 से 5 लोगों का ग्रुप रहना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी इसका एडवांटेज मिलता है। ये रहता है कि जैसे कि 3-4 का ग्रुप है, अलग अलग आप टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं, तो टॉपिक डिवाइडेशन में हो जाता है कि अलग अलग टॉपिक सब पढ़ के अगर बैठ के डिस्कस करते हैं तो उससे कई चीज़ें जो है आपको मालूम चलेगी। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किसी को नहीं आता है तो डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज एक्सचेंज भी होता है। और अगर आपको किसी को बताना रहता है तो आप बहुत डीप स्टडी करके जाते हैं बताने के लिए, तो काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज रहेगा। बेसिक, थ्योरी, न्यूमेरिकल सभी पार्ट आप उस टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। और जब डिस्कस करेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी जो आईसीआर जेआरएफ में एग्जाम में आता है कि नॉर्मली क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, बट जो ऑप्शन में कंफ्यूजन बहुत काफ़ी हो जाता है। अगर आप डिस्कस किए रहेंगे अच्छी तरीके से तो उस क्वेश्चन के जो गलती होने की चांस है बहुत कम हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन पे बहुत अगर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि रैंक अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी की रैंक ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है, तो इसको हटा के आपको कि ये ध्यान नहीं रखना है कि किसकी रैंक ज़्यादा आ जाएगी, मगर आप अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर में भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहेगी। किसी पोस्ट पे जाएंगे, डिस्कशन किए रहेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो बताने में काफ़ी ईजिली होगा। और जैसे कि आप देते हैं आईसीआर जेआरएफ एग्ज़ाम देने से पहले अगर कोई मॉक टेस्ट है तो उसको प्रिफर करें कि एक बार दे दें। कोई मॉक टेस्ट ले रहा है या सीनियर से कंसल्ट करके पूछ लें कि कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आप मॉक टेस्ट को भी अगर होता है तो प्रिफर करें। और जो अभी क्या 4th ईयर में है उनके लिए यही बताना चाहूँगा, उनके लिए टाइम कम है तो वो ज़्यादा फोकस करें कि जो अब ऑब्जेक्टिव होगा उस पर ज़्यादा फोकस करें। और न्यू चीज़ जो है अभी स्टडी करने की कोई नीड नहीं है। न्यू स्टडी करेंगे तो अभी मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, तो कई क्वेश्चन अराइज होंगे। तो डीप स्टडी जो पुराने पढ़े हैं उसी की रिवाइज करें। और ऑब्जेक्टिव बुक का अब टाइम कम है तो ऑब्जेक्टिव बुक ज़्यादा प्रेफर करें। जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। कि जेआरएफ में नॉर्मली होता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको जितना आप रिवाइज किए रहते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए रहते हैं, वो उतना हेल्पफुल होता है कि आप जेआरएफ में अच्छी रैंक ला सकें। तो इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी का ये प्लान है कि डबलिंग फार्मिंग इनकम के लिए, तो उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर की उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर और एग्रीकल्चर दोनों मिलके डबलिंग फार्मिंग इनकम में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर का ये होता है कि अगर जो एडवांस मशीनरी डेवलप कर रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि जो एडवांस मशीनरी डेवलप्ड हुई हैं कि जो फार्मर के इनपुट जो है उसकी कास्ट को रिड्यूस कर सकें। जैसे कि हम सीड की बात कर सकते हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सीड वेस्टेज होता है, काफ़ी सीड लगते हैं, तो उसकी कास्ट जो ओवरऑल रहती है बढ़ा देती है। तो हमें उसकी कास्ट को रिड्यूस करने के लिए जैसे एडवांस मशीनरी डेवलप्ड हो रही है सीड ड्रिल की, जिससे कम सीड लगे और उसकी कास्ट जो इनपुट कास्ट है रिड्यूस हो सके, तो उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाती है तो उनकी इनपुट की कास्ट रिड्यूस हो जाएगी और जो ओवरऑल जो उनको प्रॉफिट होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है।
और जो अब और दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा कि जो नॉर्मली हमारे किसान भाई इरिगेशन के लिए मोस्टली फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। तो पंप जो जैसे कि रन कर देते हैं, काफ़ी ये देर तक रन कर देते हैं कि जब तक खेत भर नहीं जाता है, पानी फ्लड नहीं हो जाता, तब तक मानते हैं कि ये उनका मानना रहता है कि इससे यील्ड ज़्यादा होगी। और पंप ज़्यादा रन करते हैं तो डीजल ज़्यादा कंज्यूम भी होता है और ये यील्ड पे भी काफ़ी इफेक्ट करता है। तो यील्ड पे और इसके लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या कर सकता है, तो जैसे अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कई मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू फार्मर अपने एरिया में जो वहाँ की वेदर इंफॉर्मेशन है उसमें इनपुट करेंगे, तो उस इनपुट के उनको ये आउटपुट मिलेगा कि उनको पंप कितनी देर तक रन करना है और पंप के साथ साथ क्या कहते हैं कितना अमाउंट उनको इरिगेशन देना है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो अगर जो डीजल से पंप को रन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे हैं, तो उस कास्ट को उनको रिड्यूस हो जाएगा कि आपको पंप इतने टाइम तक रन करना है तो एक्स्ट्रा रन नहीं करनी है। तो जो डीजल में कास्ट रहती है वो रिड्यूस हो सकती है और राइट अमाउंट में अगर इरिगेशन देते हैं तो उसकी जो यील्ड हो सकती है वो इंक्रीज कर सकती है और जो वाटर का वेस्टेज है, शॉर्टेज चल रहा है, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं।